नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म राइट पर। अपना घर हम सबका सपना होता है, खासकर मिडिल क्लास वाले का सपना ये होता है कि हम अपना घर बनाएं, जैसे भी बनाएं, छोटा बड़ा जैसे भी बनाएं, लेकिन अपना घर बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आज के टाइम पे अगर एक सर्वे की बात करें या आप निकालें कि कितने लोग खुद के पैसे से घर लेते हैं, तो महज 5 से 10% के बीच ऐसे लोग हैं जो अपनी कमाई से खुद डायरेक्ट कैश में अपने मकान को खरीदते हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो आज भी, और आज भी नहीं, ये आगे आगे बढ़ता जा रहा है। 90% लोग ऐसे हैं जो आज अपने घर को ईएमआई पे लेते हैं, लोन लेते हैं। अब लोन लेने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, कहां कहां से आपको लोन मिलता है, कितने परसेंट पे मिलता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी पे आपको प्राइवेट बैंक या प्राइवेट कंपनी लोन देगी, किस तरह की प्रॉपर्टी पे आपको सरकारी बैंक या एलआईसी कम ब्याज पे लोन देगी। आप अगर अपना जॉब पे हैं तो कितना आपकी सैलरी होनी चाहिए या फिर कितना आपको ब्याज लगेगा। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपको कितना लगेगा और उसके पीछे के क्या कारण है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके पास मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां पे आपको करने पड़ते हैं इकट्ठे। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखा देता हूं, उसके बाद बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मैंडेटरी है। ठीक है, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका मैंडेटरी है, इनके बिना आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक है, आधार कार्ड चाहिएगा, पैन कार्ड चाहिएगा, साथ के साथ आपको चाहिएगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कौन सा चाहिए? जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो, ये मोबाइल नंबर चाहिए आपको। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पे कई बार जब आपके आधार कार्ड को वहां पे वो एक्सेस करते हैं, कई सारी चीजें करते हैं, तो उस पे ओटीपी वगैरह आते हैं जिनके बिना आपका लोन अप्रूव नहीं होता, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो या फिर कोई फाइनेंशियल कंपनी हो। ठीक है, तो ये चीज पहले 3 आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से है। ठीक, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता कि आप कहां से डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे या कुछ, तो ये चीज है। दूसरा, आपका यहां पे प्रॉपर्टी पेपर। जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान बना बनाया खरीदना चाहते हैं या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो उसमें क्या कुछ आपको चाहिएगा। प्रॉपर्टी पेपर में आपको देखिए क्या चाहिए। एक तो प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए, ठीक है, उसकी कॉपी चाहिएगी प्रॉपर्टी पेपर की, वो चाहे मकान है उसकी रजिस्ट्री की कॉपी चाहिए, वो चाहे प्लॉट है उसकी रजिस्ट्री की पेपर चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट चाहिए, पहले एग्रीमेंट चाहिए कि आपने और उस पार्टी ने एक एग्रीमेंट किया है और ये कितनी बाय कितनी की होगी, उसी एग्रीमेंट के तौर पर, उसी एग्रीमेंट के तौर पर उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं। ये प्लॉट नंबर है, यहां पे ये गली नंबर है, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। उसी एग्रीमेंट के तौर पर आपकी आगे की प्रक्रिया चलती है। कंपनी हो, बैंक हो, ये आपकी प्रॉपर्टी की जांच करते हैं, कहां पे है, जो आपने दी है वो है कि नहीं है, आप उसे ही खरीदना चाहते हैं, आसपास के लोगों से पता करते हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है कि आपने प्रॉपर्टी ये खरीदना चाहते हैं, ये बेचने वाले हैं, सब कुछ वेरीफाई होता है। ठीक है, एग्रीमेंट के बाद आपका कॉलोनी मैप। जब आपका कुछ बहुत सारी चीजें हो चुकी थी, कॉलोनी मैप मतलब आपका वो पूरा मैप चाहिए जिसमें आपका प्लॉट नंबर या आपका मकान नंबर वहां पे दिखे कि हाँ ये फला प्लॉट नंबर है, इसके सामने से ये गली जा रही है, इसके राइट में इतने नंबर प्लॉट है, लेफ्ट में इतने नंबर है, बैक साइड में क्या है, फ्रंट में क्या है, कितनी, वो सारी चीजें यहां पे देखी जाती हैं आपके कॉलोनी मैप से। ठीक, नेक्स्ट पे हम चलते हैं, प्रॉपर्टी पेपर। अब प्रॉपर्टी पेपर के साथ साथ में देखिए, अगर तो आपका प्लॉट है, अगर तो आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो क्या चाहिए? कॉलोनी का मैप, एग्रीमेंट और पुरानी रजिस्ट्री, यानी कि जो बेचना चाहता है उसके नाम पे जो रजिस्ट्री है और 1-2 पहली रजिस्ट्री उसके पास होती है, वो मैं बताऊंगा कैसे मिलती है। ठीक है, अब अगर आप खरीदना चाहते हैं एक बना बनाया मकान, बना बनाया घर आप खरीदना चाहते हैं, तो उसमें प्रॉपर्टी पेपर में क्या क्या लगेंगी, ये चीजें तो लगेंगी, एग्रीमेंट लगेगा, रजिस्ट्री लगेगी, उसके अलावा बिजली का बिल लगेगा, वाटर टैक्स लगेगा, वाटर बिल या वाटर टैक्स जो कह लीजिए उसकी कॉपी लगेगी, और हाउस टैक्स की रसीद लगेगी। ठीक है, इन तीनों से क्या होता है, इन तीनों से वेरीफाई होता है कि मकान जो बंदा बेच रहा है अब उसी के नाम पे है, बिल उसी के नाम से जा रहा है कि नहीं जा रहा, या कोई आपके साथ में फ्रॉड तो नहीं कर रहा।
तो ये चीज भी आपको जरूर लेनी है, बिजली बिल, वाटर बिल और हाउस टैक्स। इससे अलग आपको अपने बैंक की, कई बैंक और कई कंपनियां आपसे 6 महीने की मांगेंगी, कई बैंक और कई कंपनियां आपसे 1 साल की मांगेंगी। तो आप बेसिकली 1 साल की निकलवा के रखिएगा। कोई 6 महीने की देखना चाहे 6 महीने की देख सकते हैं, 1 साल की देखना चाहे 1 साल की देख सकते हैं। जिस दिन आप अपनी क्या करते हैं, एप्लीकेशन जमा करने के लिए जाते हैं, उससे 5-7 दिन पहले भी हो तो चलेगी, जितनी लेटेस्ट हो सके। पिछले 1 साल की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, ठीक है। अब अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या क्या चाहिएगा, देखिए बिजनेस डिटेल्स में आपकी पिछले 3 साल की आईटीआर चाहिएगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपसे वो मांग सकते हैं, ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन मांग सकते हैं, और भी कई आपसे ट्रेड लाइसेंस वगैरह, मतलब आपसे जो भी आप उन्हें बताएंगे या वो जो भी डिमांड करेंगे आपको देना पड़ेगा। बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रेड लाइसेंस होता है, और 3 साल की आईटीआर आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे। आईटीआर आपसे मिनिमम 3 साल की मांगेंगे वो, ठीक है, आपके बिजनेस के नाम से। उसी से बैंक अकाउंट भी देखेंगे कि आपका कितना होगा। उनका मेन मकसद होता है कि आपकी इनकम कितनी हो रही है, जो आप बता रहे हैं वो है भी या नहीं, साथ के साथ आपको जो लोन दिया जा रहा है उसे आप रिटर्न कर पाने में सक्षम है या नहीं, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अगर आप एक जॉब पे हैं, अगर तो आप एक सरकारी जॉब पे हैं, अगर आप एक सरकारी जॉब पे हैं तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना आईडी कार्ड की कॉपी या कुछ ऐसा ही ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर वो, और आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी होती है। सैलरी स्लिप आपकी 3 से 6 महीने की मांगी जाती है, 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप मांगी जाती है। अगर आप एक प्राइवेट जॉब पे हैं तो आपसे ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग लेटर में से एक मांगा जाएगा। कंपनी के लेटर हेड पे भी आपसे लिखवाकर मांग सकते हैं, ये चांसेस है कि मांग सकते हैं। ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर तो आपसे इनमें से दोनों में से एक तो मांगेंगे। सैलरी स्लिप मांगेंगे और फॉर्म 16 मांगेंगे। अगर आप फॉर्म 16 भरते हैं या आप आईटीआर भरते हैं तो आईटीआर मांगेंगे आपसे। ध्यान दीजिए, सैलरी स्लिप आपसे जो मांगेंगे, जिस डेट में सैलरी आती है उसी डेट में वो आपके बैंक से मैच करेंगे कि आपने जो सैलरी स्लिप दी है उतना अमाउंट आपके बैंक में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये मकसद होता है बैंक की स्टेटमेंट का और बैंक अपना सैलरी स्लिप का। तो पिछले 6 महीने की सैलरी स्लिप आपसे मांग सकते हैं, मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने की आपसे सैलरी स्लिप मांग सकते हैं, और उसे आपके बैंक से वो मिलान करेंगे कि आपके बैंक में वो पैसा आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट साइज फोटो और प्रोसेसिंग फीस चेक। अब यहां पे देखिएगा, आप प्रोसेसिंग फीस का चेक देने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। आप अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाए तो कुछ कंपनियों में 3,000 की प्रोसेसिंग लगती है, कुछ में 6,000 की लगती है, कुछ में मतलब मिनिमम 3,000 तो है ही है। 3,000 से प्रोसेसिंग फीस, उसमें आपका सिर्फ काम शुरू होता है, लेकिन यहां पर यह गारंटी नहीं होती कि प्रोसेसिंग शुरू हो गई तो आपका लोन हो ही जाएगा। ये कोई चांस नहीं है कि आपने यहां पे फाइल लगाई, प्रोसेसिंग शुरू हो गई तो आपका लोन हो जाएगा। ये सिर्फ आपके लोन पे काम करने की फीस होती है। आपका लोन होगा तब भी, नहीं होगा तब भी ये फीस लगेगी ही लगेगी। ये अलग अलग कंपनी की अलग अलग फीस होती है, बैंकों की अलग अलग फीस होती है। जिस भी बैंक का आप चेक देंगे, जिस भी बैंक का आप चेक देंगे उसी में आपको यहां पे मिलेगा, क्या बोलते हैं, लोन आपका जब फाइनल हो जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस आपका सैलरीड अकाउंट है उससे दे सकते हैं आप। आपका पर्सनल अकाउंट जिसमें आपने स्टेटमेंट दी है, मान लिया आप 2 अकाउंट रखते हैं तो दोनों के स्टेटमेंट दीजिए, एक सैलरी वाला भी एक नॉर्मल वाला भी। जितनी ज्यादा और जितनी अच्छी आपकी ट्रांजेक्शन होंगी उतना आपको लिए अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात वो देखते हैं कि एवरेज बैलेंस कितना रहता है आपके अकाउंट में। कई लोगों के अकाउंट में 2 लाख रहता है, कहीं में 4 लाख रहता है, कई लोगों के अकाउंट में 5,000 रहता है, 3,000 रहता है। एवरेज बैलेंस कैसे निकालते हैं, पिछले 1 साल का या पिछले 6 महीने का बैलेंस रख के उसको 6 से डिवाइड किया जाता है। 1 साल का रखते हैं तो 1 साल का बैलेंस रख के उसको डिवाइड किया जाता है, तब आपका एवरेज बैलेंस निकल जाता है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। यहीं पे आपकी प्रोसेसिंग फीस के साथ साथ ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉक्यूमेंट्स आपके ये हो जाते हैं टोटल। इनमें आपके 99% डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं जो आमतौर पर दिए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपकी प्रोसेसिंग फीस हो गई है, सब चीज हो गई है। लोन कहां से लें, अगर तो आप एक अप्रूव्ड कॉलोनी में ले रहे हैं,
अगर आप एक अप्रूव्ड कॉलोनी में ले रहे हैं तो सरकारी बैंक आपको सबसे सस्ता लोन करके देता है, एलआईसी आपको सबसे सस्ता लोन करके देती है। अगर आप नॉन अप्रूव्ड में जा रहे हैं तो कुछ बैंक हैं जो आपको दे सकते हैं, कुछ बैंक, सारे नहीं, लेकिन हां जो फाइनेंशियल कंपनी होती है वो आपको नॉन अप्रूव्ड में भी लोन देते हैं, गांव में भी लोन देते हैं जो फाइनेंशियल कंपनी होती है। लेकिन फर्क कितना होता है, जहां पे एक तरफ बैंक का 8 से लेकर 10% का ब्याज होता है मैक्सिमम, वहीं पे इन लोगों का 11% से लेकर 16% तक का ब्याज होता है। तो डबल का फर्क होता है आपके ब्याज में, लगभग लगभग। वो डिपेंड करता है कि आप जॉब करते हो, जॉब वाले को, जो जॉब करता है उसे ब्याज सस्ता मिलता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम करता है, उसे ब्याज थोड़ा महंगा मिलता है। ठीक है, जॉब वाले की लगभग उन्हें ये सिक्योरिटी रहती है कि हर महीना पैसा आता है इसका, तो जो जॉब करता है उसके लिए ये थोड़ी सी राहत रहती है। और सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, कोई भी आपको जॉब वाले को इजीली पैसा दे सकता है अगर आपकी एक अच्छी खासी जॉब है। ध्यान दीजिएगा, आपकी जॉब का लगभग लगभग मतलब वो एक वहां पे चार्ट होता है कि आपकी 25,000 की सैलरी आती है तो वो उसमें से 50% मान सकते हैं कि आप इतना किस्त दे पाएंगे, उसी हिसाब से आपका लोन डिसाइड होता है, या जब आपकी कोई अदर इनकम ना हो। ठीक, अगर आपकी 50,000 की इनकम है तो वो लगभग 60% को मान सकते हैं कि आप इतना दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके लोन डिसाइड होते हैं, आपकी सारी चीजें इसी तरह से डिसाइड होती हैं। आपकी इनकम देखी जाती है कि इनकम कितनी है, कितना आपका खर्चा है, आपकी बैंक की ट्रांजैक्शंस, सारा कुछ वहां पे डिटेल्स दे देती हैं कि आपने कहां कहां पे कितना कितना खर्च किया है, ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बहुत सारी बातें यहां पे क्लियर हुई होंगी। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं होम लोन के रिगार्डिंग तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आपको हम बेहतर से बेहतर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे किसी चीज का कोई पर्टिकुलर प्रमोशन नहीं है, किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लिया गया, किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम नहीं लिया गया। आप जहां से चाहें हर जगह से ट्राई करें। सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप लेने से पहले, कहीं पे भी फाइल लगाने से पहले, आप उनकी प्रोसेसिंग फीस, टाइम और साथ के साथ अपना सबसे बड़ी बात जो है इंटरेस्ट रेट जरूर पता करें। 1% का इंटरेस्ट रेट आपका जो वापस जाएगा उसमें कई लाखों का फर्क डाल सकता है। नमस्कार।